नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के वक्त से देश में बदलाव की जो हवा बहनी शुरू हुई है वो बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल तो कर ली है, लेकिन उसकी बेचैनी और कांग्रेस से उसका डर और इस डर से निकली नफरत अब इतनी बढ़ चुकी है कि इसमें देश के शहीदों का अपमान करने से भी बीजेपी बाज नहीं आ रही है। आप जानते हैं कि कल एक टीवी चैनल में बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्रंप पर, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात को भारत तक खींचते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अमित मालवीय ने ऑन एयर यह भी कहा कि इससे पहले कि कांग्रेस ये दावा करे कि उनके नेताओं की हत्या हुई, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी हत्या उनके राजनीतिक फैसलों के कारण हुई। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये बात केवल उस कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि जो एंकर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा था उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बयान को जस का तस पोस्ट करके यह बताया कि अमित मालवीय ने ऐसा कहा है। आप सोच लीजिए कि एक इंसान गलती कर रहा है शो में, अब मैं ही ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरे साथ आप जानते हैं कि तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी, सारे पत्रकार होते हैं, वो जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में। वैसे प्रवक्ता नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में एक प्रवक्ता जुड़ा है, बीजेपी आईटी सेल का मुखिया जुड़ा हुआ है, और वो बातें जो कह रहा है कहीं ना कहीं वो आपत्तिजनक है, तो इसे रोकना चाहिए। न रोककर आप उसकी बातों को कोट करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय जितना यहां पर इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार उस कार्यक्रम का एंकर है। और यही बात लागू होती है कहीं भी, चाहे हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं हम तो यहां, या और कोई कर रहा हो तो वहां। तो ये यहां तक जो बात आई है, आखिर क्यों आई है, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने इस बात के लिए अमित मालवीय की, खासकर आप जानते हैं अमित मालवीय का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय की इस बात की आलोचना की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि अमित मालवीय को हटाया जाए। जयराम रमेश ने इस बारे में जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है, और पवन खेड़ा ने ट्वीट करके बताया है कि अब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस चैनल में नहीं जाएगा। ये ट्वीट जरा ले आइए, पवन खेड़ा का ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए। ट्वीट में जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सा ट्वीट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिख रहे हैं कि भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य सम्मानित नेताओं के बलिदान को नीचा दिखाया गया था, उसे 15 जुलाई को राहुल कंवल द्वारा होस्ट किए गए टेलीविजन शो में चुनौती नहीं दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया। इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया। आज सुबह हमारे द्वारा यह सवाल करने के बावजूद कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं हटाया, इनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। स्पष्ट है कि उनका खुद को या अपने चैनल को इस विवादास्पद बयान से दूर रखने का कोई इरादा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी 4 जून 2024 के महत्व को समझने में विफल हैं। हमें यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब श्री राहुल कंवल के शो में भाग नहीं लेंगे। यह बात पवन खेड़ा ने कही है। तो यह सारा घटनाक्रम दोस्तों बता रहा है कि बीजेपी में, जी हां, बीजेपी में इस समय किस कदर हलचल मची हुई है, क्योंकि पहले लोकसभा चुनावों के नतीजे अच्छे नहीं आए, फिर उपचुनावों में जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुई उसमें से मात्र 2 सीटों पर जीत मिली मैक्सिमम पे, यानी कि बाकी जो 11 सीटें हैं वहां हार मिली बीजेपी को। और जो समीक्षा बैठकें नतीजों को लेकर हो रही हैं उसमें बीजेपी की अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां लोकसभा चुनाव में मात मिलने के बाद अब 10 सीटों के उपचुनावों में उतरने से बीजेपी को डर लग रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास को बीजेपी की हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। तो वहीं उनके उप मुख्यमंत्री अब दिल्ली आकर कुछ अलग ही खिचड़ी पकाते हुए दिख रहे हैं।
जी हां, उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य ने इसी रविवार को लखनऊ में कहा था, आपने कल सुना भी, कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा, और मैं उप मुख्यमंत्री बाद में, डिप्टी सीएम बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कल रविवार को यह बात कही थी जब बीजेपी की समीक्षा बैठक हो रही थी, खासकर उत्तर प्रदेश में कम सीटें बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आई हैं उस पर। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एनडीए में फूट की खबरें आ रही हैं। कल ही आपने देखा कि महाराष्ट्र एनडीए का एक घटक दल जो है एनसीपी, अजित पवार गुट, उसके नेता शरद पवार से मिलने गए थे। झारखंड में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार खड़े हो रहे हैं, यह भी आपने कल देख लिया। बिहार में उधर चिराग पासवान नीतीश के प्रशासन की खामियां गिना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज्यादा डराने वाली खबरें आ रही हैं। योगी अगर बगावत पर उतर आए या योगी के खिलाफ केंद्र ने कोई खेल खेला तो फिर बीजेपी के भीतर ही खेला हो सकता है। यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से बेचैन है और अपने डर को कम करने के लिए फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। क्या ऐसा करके बीजेपी अपना बचाव कर पाएगी? और बीजेपी के अंदर खाने जो खींचतान है, उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बाद उधर कांग्रेस कैसे बना रही है बढ़त, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबके नाम जरा ठीक कर लीजिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। कुछ देर बाद 2-1 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। आप चारों का स्वागत है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, कल से लेकर आज तक, या कहें तो 4 जून 2024 से लेकर आज तक, यह कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से बीजेपी के अंदर खाने जो बेचैनी है, जो बौखलाहट है, जो खींचतान है, जो उथल पुथल है, यह सब कुछ अब बाहर है और उसका नतीजा बयानों से आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, 4 जून से पहले ही दिल्ली और लखनऊ में तो तलवारें खिंची हुई थी। योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी के अंदर जो गुजराती लॉबी है, यानी मोदी और अमित शाह, इनके बीच खटपट की बातें बहुत समय से आ रही थी और वो चरम पे पहुंच गई हैं। अब इसमें एक राजीव जी पेच ये है कि मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अग्रेसिव हिंदुत्व का चेहरा है। वो भी बुलडोजर पे चढ़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, चाहे अयोध्या को गिने या कहीं के भी, आप नरेंद्र मोदी का भी देखें तो कितना उनका 3 लाख से ऊपर वोट कम हुआ है। तो वैचारिक हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई है, जिस विचारधारा को योगी और मोदी दोनों साझा करते हैं। तो इस लड़ाई में दोनों बराबर से घायल हुए हैं। अब सवाल यह है कि इसका निपटारा कैसे होगा। तो ये बड़ा मुश्किल दौर है बीजेपी के लिए कि उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सीधी सी बात है कि इनकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। अब एक हिंदू अपर कास्ट, और वो भी महंत, और जो बहुत ही अग्रेसिव बुलडोजर मैन, अब उनकी राजनीति वहाँ चल नहीं पाएगी। बीजेपी को कोई ना कोई दलित पिछड़ा वहाँ पे देना पड़ेगा जी। जिस तरीके से बीजेपी के वोट शेयर शिफ्ट हुए हैं, खासकर दलित और पिछड़े समाज के, अब उसके लिए योगी आदित्यनाथ तैयार कैसे होंगे। अभी BL संतोष जो RSS के हैं, वो 2 दिन लखनऊ में रहकर आए और उनकी योगी आदित्यनाथ से भी बात हुई है। BL संतोष उत्तर प्रदेश जाते रहे हैं, इलेक्शन के पहले भी जाते रहे, अभी भी जाते रहे, मध्यस्थता वही कर रहे हैं लगता है, लेकिन उनकी मध्यस्थता से भी काम नहीं चल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य, देखिए, उनको ऊर्जा मिलती है दिल्ली से,
वो दिल्ली की शह पर सब काम करते हैं, वरना उनकी भी इतनी हिम्मत अगर आती है कि प्रशांत जी थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूंगा आपको, उस पे हम आएंगे। वो यूपी के का जो गणित है उसको थोड़ा और समझेंगे, लेकिन थोड़ा उससे पहले जो ये बीजेपी के अंदर उथल पुथल, बीजेपी के अंदर खींचतान, बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी जो परेशानियां हैं वो सब कैसे सामने आ रही हैं, और उसका नमूना जो कल अमित मालवीय ने एक शो में कहा है, जरा मैं वहां लेके चलना चाहता हूं इस कार्यक्रम को। पहले शुरुआत में, अब फिर आएंगे हम उत्तर प्रदेश की तरफ भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए ये समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि एक देश के एक नहीं बल्कि दो दो शहीदों का अपमान है ये। इंदिरा गांधी का अपमान, राजीव गांधी का अपमान, आप खुल के अपमान कर रहे हैं। टीवी का एंकर जो है वो, इस शो का एंकर, उस पर कुछ भी नहीं कह रहा है, बल्कि उनके कहे गए, अमित मालवीय के कहे गए शब्दों को शब्दशः कोट करता है और सोशल मीडिया पर डालता है। यहां से कैसे, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया के इस पहलू को भी यहां उजागर करना जरूरी है, और यहां पर बीजेपी के अंदर खाने और पैरेलल एक जो बीजेपी है वो मीडिया भी है, इसको भी सामने रखना जरूरी है। इसलिए मैं इस पे पहले आना चाहता हूं, जरा उस पे आइए, फिर उसके बाद यूपी में भी हम चलेंगे और उस पे भी चर्चा करेंगे। जयशंकर जी भी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। जी प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, मीडिया का जहाँ तक मामला है, एक खास किस्म का मीडिया जो 10 साल से 11 साल से सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जिस चैनल में ये हादसा हुआ है, उस चैनल का एक और एंकर आदिवासियों का मजाक उड़ा रहा था। उसी चैनल में दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, दिन रात। कभी भी आप खोलिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान को लेकर और मुसलमानों के लिए ऊटपटांग बातें की जा रही हैं। वहीं पे आप देखिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे पूरा देश जो है वो एक राय होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याएं आतंकवाद से हुई हैं, आतंकवादियों ने हत्या की है उनकी। उस हत्या को जस्टिफाई करना का मतलब है कि आप खड़े हुए उनके आतंकवादियों के साथ। आप अगर ये कह रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल फैसलों की वजह से हत्या हुई है, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो हत्या करने वाला है उसके पास एक कारण था। यही कहना चाह रहे थे ना वो, तो पॉलिटिकल कारण से तो आप कहेंगे गांधी जी की भी हत्या हुई थी, गांधी जी के भी पॉलिटिकल फैसलों की वजह से उनकी हत्या हुई थी। तो ये बहुत शर्मनाक है, और उस एंकर ने रोका भी नहीं, और बाद में आपने बताया, यो मैंने भी देखा, मैंने भी इस पे सोशल मीडिया पे लिखा है कि इस तरीके की बातें मतलब भारत में अभी तक नहीं होती थी। आप देखिए कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ वीपी सिंह का। वीपी सिंह राजीव गांधी को हरा के प्रधानमंत्री बने। कुर्ते की जेब से वो स्विस बैंक का अकाउंट दिखाया करते थे निकाल के, और राजीव गांधी की आलोचना करके ही वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद वीपी सिंह ने एक बार भी नहीं उनकी आलोचना की। ये इस देश में नैतिक जो पतन है उसका एक परिचायक है। नैतिक पतन दिख रहा है इसमें कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी का, मैं उसको आईटी सेल का वो नहीं मान रहा हूँ, कोई मुखिया या जो भी है, मैं तो मान रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे वहां बैठा हुआ था वो जी। अब बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे अगर बैठकर वो ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या उनके द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से हुई, तो जरा उन फैसलों की बात कर लें। क्या एलटीटी के विरोध में सेना भेजना देश हित में नहीं था? क्या भारत की जनमानस के विरुद्ध जाके राजीव गांधी ने वो काम किया था? क्या एलटीटी के लोगों ने राजीव गांधी को मार के उनके मुताबिक क्या ठीक किया, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैसला था? क्या पंजाब में जो आतंकवाद था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं?
और कल से आज तक लगभग 24 घंटे हो गए, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पे। जी। उस टीवी चैनल के बड़े लोगों का कोई बयान नहीं आया। पत्रकारों के जो समूह वो हैं, चाहे वो प्रेस काउंसिल हो, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे प्रेस क्लब हो, उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि मीडिया में इस तरीके की बहस अगर हो रही है तो उस पर कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए, कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि क्या चीज आप बहस करें, क्या नहीं करेंगे। और इस तरीके से उनका साथ देना, मतलब वो टीवी चैनल तो लगातार, आप कभी भी आप देखें, वो तो बीजेपी का, और खासकर वो एंकर और उस चैनल के तमाम एंकर और दूसरे चैनलों के भी, वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता से भी आगे जाके काम करते हैं। तो ये बहुत ही खेदजनक है, अफसोसनाक है कि हम हमारे प्रधानमंत्रियों की आतंकवाद के द्वारा हत्या पर अगर इस तरीके के बयानबाजी रूलिंग पार्टी की तरफ से कर रही, मैं इसको अमित मालवीय नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि बीजेपी है, बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से वो बोल रहा है तो सत्ताधारी दल है। और अगर टीवी चैनल कुछ नहीं कर रहा है तो टीवी चैनल की स्वीकृति है। राजीव जी, जो डिफेमेशन के लॉज हैं या जो भी कानून है, अगर मैं आपके चैनल पर बैठकर कोई ऐसी बात कर दूं जो कानून विरुद्ध है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप संपादक हैं। बिल्कुल, आप उस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, ये तो कानून कहता है। प्रिंट लाइन क्यों जाती है अखबार में? इसीलिए जाती है ना कि कानून की तरीके से कौन जिम्मेदार होगा। तो ये टीवी चैनल भी उतना ही जिम्मेदार है उस बयान के लिए जितना कि जो है वो प्रवक्ता जिम्मेदार है। दूसरी बात, कांग्रेस का जो बयान है, कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस को इस पर लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टी को आपके। और केवल कांग्रेस को ही क्यों, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। इस पे तो किसी न किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप गैर कानूनी, आप आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और ये घटनाक्रम है दोस्तों, एक टेलीविज़न चैनल, नाम है चैनल का आज तक, और उस पर आज तक नहीं बल्कि इंडिया टुडे, जो इंडिया टुडे, हाँ, इंग्लिश, जो इंडिया टुडे ग्रुप का जो इंग्लिश चैनल है, उस पर यह कार्यक्रम चल रहा था। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए थे और उन्होंने ट्रंप के मसले को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस हमले को उठाते हुए राहुल गांधी तक, राहुल गांधी से होते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक आते हैं और कहते हैं उनकी गलती के कारण उनकी हत्या हुई। अभी आप ज़रा सोचिए, अगर ये बात, शहादत वाली बात, कोई इस देश के नाम कुर्बान हो जाता है, चाहे वो गांधी जी हो, महात्मा गांधी, क्या कल को आप महात्मा गांधी की शहादत को भी यही कहेंगे कि उनकी गलती थी, जैसे आप आज इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को बोल रहे हैं? और इस बात को न सिर्फ वो कहते हैं बल्कि इसी को कोट करके एंकर महोदय राहुल कंवर ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? एक लंबा चौड़ा ट्वीट करती है, आपने अभी देख लिया। एक चिट्ठी लिखती है, लंबी चौड़ी चिट्ठी, वो भेज देती है जेपी नड्डा को, एक लंबा चौड़ा ट्वीट, उस ट्वीट में इस तमाम घटनाक्रम का जिक्र और उसकी भर्त्सना, और आखिर में 2 लाइन में कि अब हमारे प्रवक्ता राहुल कमल के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, राहुल कमल के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन आप अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम में जाएंगे। ये क्या है? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तो आग जो है वो अगर लगी है तो बुझाने का काम ही मत कीजिए, बल्कि ये भी सोचिए कि आग लगाई किसने है और उसको क्या सजा देनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये बात कांग्रेस के लोगों को भी समझनी होगी। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास।
हम आएंगे उत्तर प्रदेश पे और यूपी भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये उससे ज्यादा गंभीर मसला है। और ये गंभीरता इसलिए क्योंकि जो उथल पुथल मची हुई है बीजेपी के अंदर खाने 4 जून के बाद से, और लगातार परेशानियां बीजेपी की कम नहीं हो रही हैं, इसीलिए शायद जो बयान आ रहे हैं, ये माना जाए जो बयान आ रहे हैं इस ढंग के आ रहे हैं जिसमें देश के शहीदों का अपमान हो रहा है, और इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। जरा इस पर आपकी टिप्पणी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी। राजीव जी, अगर वो कारण के हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्या मैं ये मानूं कि आज जिन 4 सैनिकों की शहादत हुई है, इसमें एक शायद कैप्टन भी थे, तो जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं उनका भी कारण है? क्या इसको जस्टिफाई किया जाएगा? ये अजीब किस्म की मूर्खता है। और ये वही संघी हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या को वध कहा, जो बड़ा तब से लेकर के अब तक जस्टिफाई करते आ रहे। गॉड से कहा पूरा महिमा मंडन, उसके तो मंदिर बने हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी गॉड से मुर्दाबाद नहीं कहा होगा। वो गांधी के सामने झुकते जरूर दिखते हैं, लेकिन असल में गांधी को तो वो केवल स्वच्छता अभियान का एक नायक बना करके छोड़ देना चाहते हैं। तो हमें इनसे कोई उम्मीद है नहीं। सच बात तो ये है कि ये कोई ऐसी भाषा बोलने लगेंगे जो बहुत मर्यादित हो, ऐसी भाषा बोलने लगेंगे जो संसदीय हो। इनके भीतर भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता, वर्चस्व, आधिपत्य ये चाहिए। और ये आज का नहीं, डीएनए बहुत पुराना वाला है। देश को तो आजादी मिली, देश के करोड़ों लोग प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल निकले देश को बदलने के लिए। ये अभी वही है 1925 से लेकर के। इनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। वो बात अलग है कि लोग अब इनको आईना दिखा रहे हैं। तो पहली बात तो कि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। मैं इसकी एक व्याख्या करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और राहुल कंवल की तरफ से बॉल फेंकी गई, उस पर यह टिप्पणी की गई जो बेहद शर्मनाक है। असल में हुआ क्यों? अब ये बिलबिलाहट है, जैसे वो जब बारिश शुरू होती है तो मेढक आ जाते हैं, ये सब बाहर निकल करके आ रहे हैं। खौफ राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है, क्योंकि बेहद कायर लोग भी हैं। 6 माफीनामे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉडसे ने गांधी जी का पैर छू करके गोली मारी थी। दुनिया में आपको इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर आप में हिम्मत थी तो सीना तान करके करते जी। लेकिन ये बहुत अलग किस्म के लोग। बिलबिलाहट ये है कि प्रियंका और राहुल कई बार जिक्र कर रहे हैं कि उनके दादी ने, उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी। शुरू में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह की बम्बार्डमेंट होती थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उनका संघर्ष है, विश्वसनीयता राहुल गांधी ने जो अर्जित की है, और लोग महंगाई और बेरोजगारी से इस कदर पीड़ित हैं कि अब इनके वो झांसे में नहीं आ रहे। 120 रुपए किलो टमाटर है राजीव जी। सब्जी कौन सी है जो 80 रुपए से नीचे हो? वो आलू भी 40 रुपए किलो बिक रहा, हो सकता है ज्यादा हो गया हो, मैं 4 दिन पहले की बता रहा हूं। नमक रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, दाल बिल्कुल नसीब नहीं हो रही है लोगों को। तो अब ये करना कि किसी तरीके से डाइवर्ट आप कर दें और जस्टिफाई करें, ताकि जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं, जो प्रियंका गांधी बात कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के और दूसरे लोग भी जो बात कर, जिससे लोग जुड़ रहे हैं, तो ये खेल करना असल में। इसलिए मैं कहूं कि मुझे इनसे कोई उम्मीद भी नहीं, ये कभी सुधरेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं।
इनका जो हश्र होना है वो पब्लिक के जरिए होना। संविधान बहुत बड़ी ताकत है जिससे सबसे ज्यादा खौफजदा है, तो वो इनके सामने खड़ा है सीना तान करके। और राहुल गांधी ने जब से वो संविधान पकड़ा है, हाथ में लिया है, इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बाहर आकर के अब किसी भी मुद्दे पर इस तरह से दे देना अपने समर्थकों को, अंधभक्तों को मौका कि अच्छा आप इस बात को ऐसे कहिए। असल में गोदी मीडिया का जो काम है राजीव जी, वो नरेंद्र मोदी जो बोल देंगे उसी को कहा जाएगा, अमित मालवीय जो बोल देंगे, तो अंधभक्तों को कुछ मिलना चाहिए मटेरियल। अब क्या करें बेचारे, 120 रुपए किलो जो टमाटर खरीदने जाता है, जो घर सब्जी लेकर के नहीं आ पा रहा है ठीक से, तो उसके सामने कुछ तो देना है कि दर्द उसका कहीं से कम हो। जी। आपको नौकरी नहीं देंगे, वजह असली ये है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। और प्रशांत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को और भी जो भी लोग हैं जो इस देश की इस सांस्कृतिक परंपरा में विश्वास रखते हैं, उन्हें इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, इनके खिलाफ अपनी बात कहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है और हम सब लोग उसी का हिस्सा हैं। हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास है, आपके पास है, वो हम कर रहे हैं। और इसकी तीखी भर्त्सना होनी चाहिए, और ताकि जो लोगों के बीच में ये पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचे। हालांकि लोग अब सुनना नहीं गवारा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चर्चा हम ज़रा कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और दोनों कहाँ हैं इसकी चर्चा, और साथ में बीजेपी 4 जून के बाद से जो कुछ कर रही है उसमें उसकी बौखलाहट क्यों नज़र आ रही है, क्यों उथल पुथल है बीजेपी के अंदर खाने, इन सब की चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं। और यहाँ से और जो घटनाक्रम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, उसको पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो घटक दल हैं वो भी क्यों अलग दिखाई देते हैं। और कल की ये घटना हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखी, जब शरद पवार की मुलाकात होती है एक बड़े नेता, लेकिन वो नेता जो हैं वो शरद पवार गुट के नहीं बल्कि अजित पवार गुट के हैं, उसके क्या मायने हैं। और इधर बिहार में चिराग पासवान सीधे हमला बोल रहे हैं अगर नीतीश कुमार के ऊपर, तो उसके क्या मायने हैं। नीतीश कुमार अगर सरयू राय के साथ हाथ मिलाते हैं तो झारखंड में क्या कुछ होने जा रहा है। इन सबको अगर जोड़ा जाए, जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास, ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने मैं रख रहा था कि इसीलिए क्योंकि यहां से बीजेपी के अंदर की जो बौखलाहट है वो समझ में आएगी, बीजेपी के अंदर उथल पुथल जो खींचतान है वो समझ में आएगी। जरा बताइए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आ रही है जी, चली गई आवाज। अच्छा ठीक है, आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक अमलेंदु जी के पास आता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी आप जरा अपनी बात रखिए और तब तक अनिल सिन्हा जी रिकनेक्ट होते हैं। देखिए राजीव जी, एक तो ये जो मसला है अमित मालवीय वाला, ये मसला बहुत आसान नहीं है और इसको ऐसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यहाँ कांग्रेस की रणनीति देखने के लायक है कि उसकी रणनीति क्या है। ट्विटर पे बयान देने से काम नहीं चलेगा, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये मामला सिर्फ एंकर का या उस प्रवक्ता का नहीं है, ये मामला पूरी पार्टी और पूरे चैनल का है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की अपमान का नहीं है, ये देश के शहीदों के अपमान का है, और उन शहीदों के अपमान का है कि जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। तो ये गंभीर मसला है, इस पर होना चाहिए। अब जो जिस तरीके की मांग की जा रही है कांग्रेस तक, तो पता नहीं वो किस तरह की मांगे की जा रही है। राजनीतिक मूव तो मुझे वो लगता ही नहीं किसी भी तरीके से, बहरहाल वो उनका मसला है। लेकिन जो राजीव जी बिहार में चल रहा है या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसकी आपने भी चर्चा की, अमित शाह जी के पास आप आना चाहती है को लेकर के, उसमें खासतौर से बिहार में जिस तरीके से राजीव जी जंगल राज कायम हुआ है, ये जंगल राज अब चिंता का विषय बन गया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तमाम उन राज्यों में इसी तरीके का जंगल राज बनता जा रहा है। जहां डबल इंजन की सरकारें वहां डबल जंगल राज, जहां ट्रिपल इंजन की सरकारें वहां ट्रिपल जंगल राज, इस तरीके की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, वो उथल पुथल सब जगह देखी जा सकती है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से राजीव जी। अब खबर ये आ रही है कि वो केशव प्रसाद मौर्य, जो उन्होंने कहा था अभी तक की संगठन बड़ा है सरकार से, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में वो अमित उनसे जेपी नड्डा से मिलेंगे, और भूपेन्द्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं उनके उत्तर प्रदेश के, वो भी जेपी नड्डा से मिलेंगे। अब क्यों मिलेंगे और क्या बताने के लिए आए हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है
उन चर्चाओं से समझा जा सकता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ को बदलने के लिए कुछ बातें चल रही। तो योगी आदित्यनाथ मजबूती से खूंटा पकड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे हटा करके देखो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। उनका बुलडोजर रुक गया है अभी, जो चल रहा था वहां लखनऊ में पंतनगर और अवनार नगर पे, तो वो अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। वो बुलडोजर किसी और को चलने का इंतजार कर रहा है। तो ये बुलडोजर वाले बाबा जो है और ये जो दिल्ली वाले बाबा हैं अविनाशी जो है, इनके बीच जो जंग चल रही है, इस जंग का क्या अंजाम होगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीजें आ रही है राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उथल पुथल है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारी उथल पुथल है और उनको लग रहा है कि मोदी जी का मामला खराब है और इसलिए तमाम लोग जो है वो सिर उठाने लगे हैं। इधर जो मजबूत समझे जाते हैं उनके खिलाफ मोदी जी के लोगों की तरफ से षड्यंत्र शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है वो दिल्ली के इशारे से हो रही है और लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक लॉबी जो है वो तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है जी सॉरी बात किया जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ भी इतने कमजोर नहीं है कि उनको आसानी से घोल के पी जाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ना शिवराज सिंह चौहान है और ना वो जो है वो विजय रूपाणी है। तो ये समझना पड़ेगा मोदी जी को भी। और राजीव जी देखिए, होता ही है कि इस तरीके की जो राजनीति होती है, उग्र राजनीति होती है, इसमें जो ज्यादा उग्र होता है वो फिर आगे बढ़ता है। अब मोदी जी ने जिस तरीके से अडवाणी जी को रिप्लेस किया, तो क्या योगी जी है वो मोदी जी को रिप्लेस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और जो अडवाणी जी की चिंता मोदी जी को लेकर के थी, वही मोदी की चिंता योगी जी को लेकर के हो रही है। तो ये लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब उसी तरफ बढ़ रही है। मोदी जी अडवाणी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और योगी जी अब मोदी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूँ अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है आवाज, मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। प्लीज अपनी बात रखिए। 3 अलग अलग राज्यों की बात मैं आपके सामने रख रहा था। महाराष्ट्र, शरद पवार और अजीत पवार गुट, उसके बाद बिहार आपने देखा, बिहार के ही मुख्यमंत्री उधर सरयू राय से मिलते हैं, वो भी आप देख रहे हैं। ये तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। झारखंड की बात भी हम कर रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो खिचड़ी पक रही है वो पता नहीं कब तक पकेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पकना शुरू तो हो गई है। आग पे चढ़ा तो दिए हैं हांडी को, अब वो कब पकेगी शायद आप लोग बेहतर बताएंगे। जयशंकर जी के पास आऊँगा तो और बेहतर बताएंगे। लेकिन अनिल सिन्हा साहब, देखिए क्या है, ये इसमें सब में कॉमन थ्रेड है। कॉमन थ्रेड ये है कि बीजेपी अपना नैरेटिव लूज कर चुकी है। उसके पास कोई नैरेटिव, देखिए हिंदुत्व की नैरेटिव फेल हो गई। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ बद्रीनाथ और यहाँ अयोध्या नासिक सब वो लूज कर चुकी है। तो हिंदुत्व की जो नैरेटिव में जो कुछ लग रहा था वो खत्म है। मतलब उसकी जो रिलीजियस नैरेटिव की बात मैं कर रहा हूँ, कम्युनल नैरेटिव तो डिफीट हो ही रही है। वो अभी भी कहीं कहीं है, क्योंकि अभी उसी को पकड़े हुए हैं। वो कोशिश करें, यहाँ भी विशालगढ़ है कोल्हापुर में, वहां उन्होंने कोशिश की। अभी आपने अमेठी के बारे में सुना होगा, तो मुहर्रम के समय वो उस पर कुछ सख्ती की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो कॉमनल नैरेटिव अभी बीजेपी के पास एक ही है बचा हुआ, जिस पर कि वो कोशिश कर सकती है। वो जो नैरेटिव लॉस हो गया है। दूसरा है क्या है कि मोदी जी की का ब्रांड खत्म है। अब ये हम लोग मतलब मीडिया में चूंकि इतने लंबे समय तक वो काबिज रहे हैं कि ये घोषणा होने में अभी टाइम लग रहा है। ये तो मतलब आप जैसे लोग जो हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया है, वो तो उनकी ब्रांडिंग की जो असलियत है उसको सामने रख रहा है। इवन जो सर्वे है जो कल तक उनके साथ था, वो भी कुछ कुछ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अभी ये घोषणा होना बाकी है कि मोदी जी अब एक फेल्ड ब्रांड है। तो अब ये दोनों के बाद जो स्थितियां बनी है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। वही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आप बताइए कि अगर मोदी जी अगर 2014 का होता या 2019 में होते तो योगी आदित्यनाथ को वो आराम से निकाल सकते थे। और वो विजय रूपाणी कहा इन्होंने, लेकिन वो नहीं टिक पाते। लेकिन कुछ चाहते मतलब तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि मोदी जी उसमें एक बिग ब्रांड थे। अब योगी बहुत बड़े ब्रांड रहेंगे इंडिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है बचा हुआ हिंदुत्व का जो हार्डकोर एलिमेंट है, वो उनको जरूर प्रेफर करता है। तो उसको उतना आसानी से उनको निकाल भी नहीं सकते।
तो उत्तर प्रदेश में जो फाइट हो रहा है वो फाइट है कि जब आपके पास नैरेटिव नहीं है, आपका पास ब्रांड नहीं है, सब चीज धाराशाही हो रहा है, तो वो कुछ कुछ पकड़ने की कोशिश में है। और जो गोदी मीडिया आपने का जो जिक्र किया आपने, वो उनको उसमें मदद करने की कोशिश में है। अब वो राव सबसे, लेकिन जो आपने सही कहा और रविकांत जी ने भी सही कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, जो गांधी परिवार है, वो सबसे बड़ी बाधा है जो मतलब बीजेपी को बचाने या मोदी ब्रांड बचाने का जो अभियान है उसमें सबसे बड़ी बाधा है। और इस बाधा को दूर करने के लिए तरह तरह के नैरेटिव वो चलाना चाहते हैं। आपातकाल का आपने देखा होगा कहाँ तक उसको ले गए, संविधान हत्या दिवस फलना, जितना वो कोशिश कर रहे हैं वो है कि किसी तरह से गांधी परिवार को की जो ये बनी है राहुल गांधी की जो की ब्रांड जो उसका है उसको ध्वस्त करें वो, लेकिन ज्यादा उससे ताकतवर होकर निकल रहा है। महाराष्ट्र में जो आपने रिजल्ट देखा लोकसभा से, उससे भी बुरी गत होने वाली है इनकी। इसलिए कि अभी आप देखिए कि एक चित्र का जिक्र करूंगा। इमेज आए थे मोदी जी उद्घाटन के लिए, यहाँ कुछ प्रोग्राम ये था उनका, उसमें आगे उनको एकनाथ शिंदे है और उसके ठीक पीछे देवेंद्र नाथ फडणवीस है। अब आप बताइए कि जो गठबंधन की जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी की पूरी नैरेटिव है, मोदी का पूरा ब्रांड है, वो जो है उसका 2 नंबर के सीट पर खुद ही अपने लीडर को रख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। तो अब एकनाथ शिंदे तो किसी भी तरह से एनडीए को लीड नहीं कर सकते, ये सब लोग जानते हैं, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब वहां सर्वे आया है अभी, उसमें नितिन गडकरी को सबसे मतलब उपयुक्त कैंडिडेट मतलब लोग मानते हैं, ऐसा सर्वे का कहना है। चीफ मिनिस्टरशिप सबसे मतलब ट्रस्टवर्दी नेता के रूप में उसको तो ये सब जो चल रहा है बीजेपी में, वो सब यही है कि अब किसी तरह से मोदी ब्रांड बचाना है उनका और दूसरा है कि हिंदुत्व का ब्रांड। बीजेपी की चिंता इन सब में किसी को नहीं है, इसीलिए कि बीजेपी में अब कोई चांस नहीं है। 10 साल में जिस तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बाद अब आप सोचिए ना कि जेपी नड्डा निगोशिएट कर रहे हैं। जेपी नड्डा की क्या हैसियत है, क्या कहते हैं, मतलब योगी को कंटेन करने की। मतलब आप सोचिए कि अगर कोशिश भी करें तो वो कितने ताकतवर हैं जो कि वो उनको रोके। तो जो योगी अगर खड़े भी होंगे और यही अमित शाह और मोदी को ये ताकत नहीं हो पा रही है कि उनसे सीधे लड़े, इसलिए नहीं लड़ सकते। वो उनको लग रहा है कि अगला जो होगा उसमें तो और डिफिकल्टी है, क्योंकि जो 240 से 272 की जो दूरी है उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। अब उनको दिल्ली की सरकार बचानी है, इसलिए मुझको क्या लग रहा है कि योगी जी पर कोई ये नहीं कर पाएगी, बीजेपी कुछ नहीं करेगी उनके खिलाफ। कोशिश ये है कि किसी तरह से गांधी परिवार को टारगेट करिए, हिंदुत्व को रिवाइव करिए और मोदी अपने ब्रांड के लिए, जिसके लिए आरएसएस कितना चिंतित है मालूम नहीं। आडवाणी की चर्चा कर रहे थे, अभी आडवाणी बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर वो आडवाणी नहीं है, ये आप जान लीजिए अमलेंदु जी, वो बीजेपी को खत्म करके जाएंगे भले ही, लेकिन आडवाणी की तरह वो घर नहीं बैठेंगे। क्योंकि बीजेपी आडवाणी ने बनाया था, इन्होंने बीजेपी बनाया नहीं, उनको उसको ग्रैब किया है। तो उनका है कि अगर उनके हाथ में रहेगी सत्ता तो वो बीजेपी को बचने देंगे, नहीं तो वो भी बीजेपी को नष्ट करने में योगदान करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी ढंग से अगर आज की तारीख में आप बीजेपी की अगर समीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा अगर कर रहे हैं, तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी को किनारे रखिए। 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी है उसी की समीक्षा कीजिए, तो आज एप्रोप्रिएट होगा। आज की तारीख में वो बातें सच सही साबित होंगी। वरना आप आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे लोगों के साथ अगर तुलना करेंगे आज की बीजेपी की, तो फिर आप किससे तुलना करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या अमित मालवीय से? 2 कैटेगरी, लेकिन दोनों बराबर हैं। फर्क इतना है कि दोनों बराबर हैं।
इस बात को समझिए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल सिन्हा जी। और मैं दोनों, कहाँ एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन दोनों हैं, चाहे वो अब सांसद भी बन गए हैं, संबित पात्रा बहुत चर्चित नाम है, उनको भी देख लीजिए। तो एक पे एक धुरंधर हैं बीजेपी में। अब वो सब पीछे छूट गए, चाहे अडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जोशी जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों। लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं और आपसे समझूं जो चल रहा है। अब देखिए, अभी मैं देख रहा था 38 दिन हुए हैं इस सरकार के आए हुए। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि 38 दिन में 9 आतंकी हमले हो गए। 38 दिन 9 आतंकी हमले, ये देखिए 9 आतंकी हमले, 12 जवान शहीद, 13 जवान घायल, 10 नागरिक मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल। आखिर इसका सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा? सोशल मीडिया पर जितना देखना है, 100 मिलियन क्लब में नरेंद्र मोदी खुद को पाते हैं, यानी 100 मिलियन लोग इनको, नरेंद्र मोदी को ट्विटर पे फॉलो करने लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी बड़ा सा ट्वीट लिखते हैं इन लोगों को। लेकिन उसकी एक दूसरी कहानी भी सामने आती है कि 50% लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, ये फेक आईडी है। ये भी आया, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब 50 मिलियन तो फेक आईडी वाले हैं। उसके बाद ये पूरे आंकड़े हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और मात्र कुछ 1% ही हैं जो नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो 4 तारीख से लेकर ये 38 दिनों में, आज तारीख 17 है, 16 जुलाई, और 16 जुलाई तक 38 दिन, इन 38 दिनों में 9 आतंकी हमले हो गए। अभी हमारे साथी रविकांत जी कह रहे थे, बता रहे थे कि आज 4 जवान और शहीद हुए, जिसमें एक कैप्टन है। लेकिन ये इस तस्वीर को भी थोड़ा किनारे रखिए और जो सियासी तस्वीर है उसको लेके आते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश की हलचल से लेकर बाकी राज्यों की हलचल। और जरा उत्तर प्रदेश, मैं कह रहा था कि आपके पास आकर उत्तर प्रदेश समझूंगा, फिर जिसकी शुरुआत प्रशांत टंडन जी ने की थी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखा जाए यहां पर, क्या इतना बड़ा प्रदेश, 403 सीटें विधानसभा में, 80 सीटें लोकसभा में, और इस प्रदेश में क्या सचमुच लग रहा है कि अभी बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर ये ठीक नहीं है तो इसका असर क्या देश के दूसरे राज्यों पर भी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है? जयशंकर जी। राजीव जी, इस चर्चा में जो शुरू में आपने बात करी, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की बात होगी जी। जो अमित मालवीय ने जो कहा है उस पर चर्चा जो रही है, तो इंडिया टीवी के चैनल इस पर टॉक शो हो गए, इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कही, राहुल कमल के साथ बातचीत में, उसमें बहुत खतरनाक बातें भी हैं। मतलब आपने जो चर्चा की वो तो ठीक है, उसके अलावे एक तरह से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश भी हुई है। अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि साहब, राहुल गांधी अपने भाषणों में मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, मोदी के खिलाफ नारे लगते हैं सभाओं में, मर जा मोदी, मर जा मोदी। इस तरह की बातें करते हुए उसके बाद वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो हत्या हुई उसके राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक फैसलों के चलते उनकी हत्याएं। पहली बात तो यह है कि राजनीति करने वाले राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं। और डंडे और जूतों की बात तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। जब नोटबंदी लागू किया था तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो किसी भी चौराहे पे मुझे जूते मारिएगा। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो अगर अपोजिशन का कोई नेता कह रहा है कि भाई आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, बेरोजगारों की समस्या पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कोई हो नहीं रहा है, तो लोग आपको खोजेंगे, पीटेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। तो इसमें क्या बुरा है? ये तो हम तो बहुत पहले से नारे सुनते आए हैं कि किसकी कब्र खुदेगी किस मैदान में, और क्या क्या इस तरह के नारे लगाते थे लोग। तो ये तो कोई एक अलग बात है। दूसरा यह है कि ये बहुत गंभीर बात कही उन्होंने
कि साहब राजनीतिक फैसलों के कारण इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या। देखिए, हत्या के तो कोई कारण होते ही हैं, बिना कारण तो कोई हत्या होती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लैरिफाई करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या इंदिरा गांधी के राजनीतिक फैसले गलत थे जिसके कारण उनकी हत्या हुई। अमित मालविया के बयान में यह बात ध्वनित होती है कि फैसले गलत थे इसलिए उनकी हत्या हुई। फैसले अगर सही होते तो नहीं होती, ऐसा उनका जो ध्वनित होता उनकी बातचीत। तो ये प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को, अमित शाह को, नड्डा तो कोई हैसियत है नहीं, लेकिन उनको भी इसमें साफ करना चाहिए कि क्या जो अमित मालवीय कह रहे हैं वो बात सही है, राजनीतिक फैसलों के कारण उनकी हत्या हुई और राजनीतिक फैसले गलत थे। आज बात बात में आप जब खालिस्तान का नाम देते हैं, अगर उस समय इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं किया होता, उसमें तो सारे संघ के नेता ऊपर से नीचे लेकर के, आरएसएस से लेकर जनसंघ तक सारे लोग साथ में खड़े थे। आप कहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था, ये कह दीजिए आप, कोई बात नहीं है। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी हत्या लिट्टे के लोगों ने की। लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी राजीव गांधी ने। जो समझौता हुआ था, भारत उसमें मध्यस्थ था, उस समझौते को लागू करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी गई थी, जिसके कारण लिट्टे के लोग नाराज हुए थे। लिट्टे के लोगों को तो एक तरह से प्रोत्साहित भी और संरक्षण सहयोग सब यहीं से मिलता था, लेकिन अब चूंकि ऐसे माहौल बने तो उन्होंने हत्या करवा दी। लेकिन वो शहादत थी। आप इस तरह का बयान देकर के किसी शहादत का अपमान कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का की शहादत का अपमान कर रहे हैं। और शाखाओं में और अपने लोगों के बीच में तो महात्मा गांधी की हत्या को भी तो जायज ठहराते ही हैं लोग। कहते हैं कि साहब गांधी जी ने पाकिस्तान को ये दिलवा दिया, तो ये करवा दिया, और इसलिए उनकी हत्या जरूरी थी और ये सारा हुआ। ये तो कहते ही रहते हैं लोग। अभी भी जिस ढंग से गोडसे की महिमा मंडन होता है पूरे देश भर में, जहां जहां जगह जगह, जो प्रज्ञा ठाकुर थी, क्या नाम था उसको, जो साध्वी बताते हैं, क्या या उसका बयान था, गांधी जी की प्रतिमा, फोटो पे, तस्वीरों पे गोली चलाते हैं, उस पे खून बहाते हैं, दिखाते हैं, और गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते हैं लोग। तो ये चीजें हैं। अब इस पे जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो पर्याप्त नहीं है। ये बात मैं प्रशांत की बात से एकदम सहमत हूं। कांग्रेस इस तरह की बातों को बहुत हल्के में लेती है और सोचती है कि बस बाइकाट कर दिया। बाइकाट तो आपने पहले चुनाव से पहले भी करवाया था, बहुत सारे टीवी चैनलों का, बहुत सारे एंकरों का, लेकिन बाद में सब आपके लोग चले गए वहां जा करके जी करने लगे अपना कल थेथरई। अभी भी जो है, आपने अगर तय किया है कि हम उसका बाइकाट करेंगे, तो ये निर्देश जारी करिए कि कांग्रेस का कोई भी आदमी, कल को होगा कि जो प्रवक्ता तो नहीं जाएगा, किसी को कांग्रेस समर्थक बुला करके बैठा लेंगे लोग, तो आप कहिए कि कांग्रेस का कोई भी समर्थक के नाम पर भी जाएगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको बाहर करेंगे। एक दूसरा काम, अमित मालविया और आईटी सेल ने ही राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर कराया था सुनियोजित अभियान के चलते। कारपोरेट हाउसों से फिनांस लेकर के इन लोगों ने कराया था, जो आलू से सोना बनेगा, सोना से इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, जो राहुल गांधी की भाषण का आधा हिस्सा काट करके आईटी सेल ने करवाया था। उसी समय अगर कांग्रेस के आईटी सेल और लीगल सेल ने अमित मालविया और आईटी सेल पे मुकदमा कर दिया होता, तो 10 साल जो बर्बादी के बीते हैं ना, वो नहीं बीते। राहुल गांधी की छवि उस समय खराब नहीं हुई। आज भी वक्त है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब ये लोग अनाप शनाप झूठ के तो पैथोलॉजिकल प्लेयर्स हैं, ये इतने झूठ बोलने के आदी हैं, किसी के चरित्र हनन करने के आदी हैं। उस पे अगर आपको तत्काल जैसे को तैसा उस मामले में आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालती कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जनता के बीच आज क्या कारण है, कांग्रेस से आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं? देश भर से आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष के लोगों से भी, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं या जो इंडिया अलायंस में नहीं भी है, समान दूरी रखने वाले लोग हैं, वो भी, उनको भी आना चाहिए सामने कि साहब इस देश के एक प्रधानमंत्री जो शहीद हुई या पूर्व प्रधानमंत्री जी की शहादत के खिलाफ इस तरह का बयान देना, उस पर टिप्पणियां होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस के लोग भी उतने खुल करके नहीं सामने आ रहे हैं, तो ये तो करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा ये कि इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं उसके पीछे आपने एकदम सही कहा कि लगातार जो हार का जो सिलसिला चल रहा है
लगातार जनता के बीच में मोदी जी की जो एक छवि थी कि हम चुनाव जिताएंगे, एक साहब चाणक्य बनते हुए घूमते थे, वो कहीं उनकी चाणक्यगिरी पता नहीं कहाँ खो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता भी नहीं, बोल ही नहीं रहे हैं। ये चाणक्यगिरी उत्तर प्रदेश में कदम 80 से 1 सीट कम नहीं मिलेगा। तो भैया अब तो आप 40 भी नहीं पार कर पाए, तो आप कुछ बताना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन उसके चलते एक जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट से और जो जन समस्याएं बढ़ती जा रही है, जैसे अभी रविकांत या कोई, हाँ रविकांत ही कर रहे थे कि साहब 120 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो उसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। और राजनीतिक फैसला तो था 370 आपने हटाया कश्मीर से, और आपने कहा कि अब तो सब एकदम सुधर गया, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है कि आतंकवाद नाम, कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कोई आतंकवादी। अब बताइए कि 38 दिनों में इतनी घटनाएं हुई, शर्मनाक है, देश के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक है, लेकिन हो रहा है। रेलवे की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आप रोज वंदे भारत चिल्लाते रहते हैं और कवच लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। रेलगाड़ियों पे जो खर्च होने वाला था, रेल पटरियों पे जो खर्च होने वाला था, सबको काट छाट करके आपने बुलेट ट्रेन के लिए सारा पैसा उधर छोड़ दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए ये तो बातें हैं। लेकिन अब आ रहा हूं जो, जैसे आपने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में या महाराष्ट्र में जो है, देखिए एक बार जब अगर लोगों के दिल में एहसास हो जाए कि अब हमारा नेता बिकाऊ नहीं रह गया, उसके नाम पे वोट नहीं मिल सकता है, तो फिर खलबली मचना शुरू हो जाती है। बिहार में जो हालत हुई है, जिस तरह से विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनके पिताजी की जिस हत्या हुई है, जितनी बर्बर हत्या हुई है, वो बिहार सरकार के माथे पे कलंक है। जो सुशासन के नाम पे, जो सुशासन और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और पहले जंगल राज था और ये था वो था, आज इससे बड़ा जंगल राज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य की जो हालत है उनकी, वो चिंताजनक बनी हुई है। उनके लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी मानते हैं। तो अब वहां ये हो रहा है कि कौन उनकी राजनीतिक उत्तराधिकार को कौन संभाल सकता है। उसमें बीजेपी कभी नित्यानंद राय को आगे बढ़ा रही है, कभी उपेंद्र कुशवाहा में अपना भविष्य देख रही है, कभी चिराग पासवान पर्दाओं खेलने की कोशिश कर रही है, और ये सारे आजमा रहे हैं लोग। और जनता दल यू के लोग भी इसको बड़े गौर से देख रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उस पर बड़ी नजर उनकी भी है। तो उसके पहले अगर ये लोग कुछ खेल करें, उससे पहले अगर जनता दल के लोग कुछ और फैसला कर लें, जनता दल यू के लोग, तो इसमें बहुत कुछ आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी बड़ा तबका ऐसा है जो बीजेपी के साथ उस ढंग से मानसिक तौर पे नहीं जुड़ा हुआ, मजबूरी के नाम पे जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार का फैसला इसलिए जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक दांव खेला है झारखंड में, देखिए सरजू राय संघ से जुड़े हुए भाजपा के नेता हैं, किसी जमाने में सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत करीबी होते थे, और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने अभियान चलाया था। उनके कई अभियानों में हम लोग एक पत्रकार के रूप में हम लोग खुद भी शामिल होते थे, और वो जाकर के राजनीति करने लगे झारखंड में। झारखंड में उनका एक कद है, उनका एक औरा है। आप उनके प्रभाव को आप इतना ही समझ सकते हैं कि जमशेदपुर के चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, और वहीं पे कांग्रेस का एक जो पलटी मार है, क्या नाम है उसका, गौरव वल्लभ या क्या तो था, उस समय जबरदस्ती जाकर के चुनाव लड़ा था, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सरजू राय है। तो सरजू राय के जरिए नीतीश कुमार, चूंकि सरजू राय अभी भी भाजपा की मुख्य धारा में जुड़ नहीं सके हैं, क्योंकि उनका बाबूलाल मरांडी से विवाद था, रघुवर दास से विवाद था, और एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी के हाथ में नेतृत्व हो गया है झारखंड भारतीय जनता पार्टी का। तो उनकी अपनी एक धारा है, तो उसके जरिए नीतीश कुमार चाह रहे होंगे कि हम झारखंड में एनरोड करें, क्योंकि झारखंड में भी जो नीतीश कुमार का सजातीय जनाधार है, खासतौर से महतो कुर्मी वगैरह जो लोग हैं, उनके बीच में इनकी पहुंच पकड़ रही है। तो अगर उसी के हिसाब से अगर सरजू राय से मिलकर के कोई ताना बाना बन जाता है, तो ये भाजपा के लिए एक और परेशानी का कारण बनेगा, चूंकि चुनाव अभी सामने होने वाला। उत्तर प्रदेश की हालत जो है, योगी आदित्यनाथ को साधने की कोशिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं।
खास तौर से जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो आपको सबको पता होगा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद मनोज सिन्हा जी थे, लेकिन योगी ने तान दिया कि ठीक है तो फिर हम विधानसभा दिखा देंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो लड़ करके वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने हासिल किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हमारे जिले के हैं अरविंद शर्मा जी, जो गुजरात में बड़े अफसर थे और मोदी जी के बड़े प्रिय पात्र थे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, उनको विधान परिषद का सदस्य बनवाया गया और ये हल्ला मचाया गया कि ये वैकल्पिक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन चलाने का उनका अनुभव है, तो इनको उनके लिए बंगला भी बड़ा सा अलॉट करने की बात हो गई। राजनाथ सिंह जी का जो बंगला था वो उनको बंगला मिल जाएगा और ये सारा हुआ। योगी ने उससे उलट करके खाट खड़ी कर दिया, कहा कोई बंगला नहीं, कोई ये नहीं। बाद में समझौते के तहत एक मामूली मंत्रालय का दे करके उनको मंत्री बना के रख दिया। अब अगर ये हालत है कि देखिए लोकसभा के चुनाव से पहले ही ये पूरे उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज में ये बात फैल गई थी कि अगर मोदी और शाह जी 300 से ज्यादा सीटें लेकर के सत्तारूढ़ होते हैं तो पहला काम करेंगे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। जितनी समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जितने इनका जो मीडिया है, प्रायोजित मीडिया जो है, उसके जरिए फैलाया जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिम्मेदार रहा जिसके कारण ये हार हो गई और हारा। बुलडोजर पॉलिटिक्स अपना एक कारण है, उसके खिलाफ नाराजगी लोगों में है, यकीनन है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के लोग कहने लगे हैं कि भाई साहब योगी के जिले के आसपास की सीटें तो भाजपा जीत गई, प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़े उनका एक तो अपना मार्जिन बहुत घट गया, 5 लाख से घट के 1.5 लाख पे आ गया, और दूसरे उनके अगल बगल की जितनी सीटें हैं सब भाजपा हार गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? तो इस तरह की बातें चल रही हैं आपस में। एक कोशिश ये हो रही है कि जैसे पीडीए जो अखिलेश यादव का था जो सफल हुआ इस चुनाव में, उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी सोचती है कि केशव मौर्य को आगे बढ़ाएं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दें या पहले अध्यक्ष बना करके उनको लाइमलाइट में लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ होता है कि अगर उनको बनाया गया तो फिर राजपूत और ब्राह्मण एक साथ नाराज हो जाएंगे, कैसे किसको साधे, ये इनके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी जो है शरद पवार ने तो पहले कह दिया कि जितने पलटी मार है, जो दगाबाज है, उनको हमारे यहाँ जगह नहीं है। अब ये लोग किसी न किसी बहाने अजीत पवार के लोग जा करके उनके यहाँ शरणागत होने की कोशिश में लगे हुए हैं, कैसे कुछ तो मिल जाए, क्योंकि शरद पवार ने इस चुनाव में प्रूव किया है, जो बारामती की सीट उनकी बेटी सुप्रिया ने जीता है, वो बहुत बड़ी बात कहती है। या इसी तरह से उद्धव ठाकरे का नेतृत्व जिस ढंग से उभर करके आया है, या कांग्रेस जिस ढंग से इमर्ज करके आई है विदर्भ के इलाकों में और बाकी सारे इलाकों में, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी बन रही है। तो लोगों का आकर्षण धीरे धीरे वहां पे महाविकास आघाड़ी बनते जा रहा है और लोग बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि चुनाव से पहले आना चाहेंगे, इधर आना चाहेंगे। अब ये महाविकास आघाड़ी के लोगों पर है कि वो लोग इनको अपने साथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में है, जो विधायक अखिलेश यादव से दगा करके गए थे भाजपा में और भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताया था जिन लोगों ने, वो लोग अब एड़ियां रगड़ रहे हैं अखिलेश यादव के आसपास, चाहे वो मनोज पांडे हो चाहे और जितने लोग हैं, वो सारे लोग अब एड़ियां रगड़ रहे हैं कि सर हम पार्टी से तो अलग हुए नहीं थे, थोड़ी गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए, ये हो गई। लेकिन अखिलेश यादव भी एडमेंट है कि हम किसी को आने नहीं देंगे, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे अपनी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इनके बीच में भाजपा इस तरह की बौखलाहट में बहुत अनाप शनाप बातें करेगी, लेकिन उसका जवाब यही है कि टिट फॉर टैट, अदालत में जाइए, उनको खींच के लाइए, कहिए कि इस तरह की बकवास नहीं चलेगी। अब बहुत पहले तुम बहुत करते रहते थे, अब नहीं चलेगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मसलों को आप यहाँ रखते हुए एक एक करके और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जयशंकर जी अभी बता रहे थे और उन्हीं बातों में से कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, ज़रा उत्तर प्रदेश का जिक्र यहाँ छेड़ा है और आप शुरुआत में बात रख भी रहे थे और मैं थोड़ा सा पीछे लेके गया था और ख़ासकर जिसका जिक्र अभी शुरुआत में तमाम दूसरे साथियों ने यहाँ किया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्या आपको लगता है कि यहाँ की राजनीति का असर, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो, चाहे राहुल गांधी की चर्चा हो, चाहे नरेंद्र मोदी की चर्चा हो, अखिलेश यादव की चर्चा हो, सब उत्तर प्रदेश में, सब उत्तर प्रदेश से ही जीतकर संसद तक
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, चलिए उनको किनारे रख दें, लेकिन ये 3 नेता, और इसलिए भी जरूरी है, और यहां से देश की राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं। जरा फिर से अपनी बात रखिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां उठापटक, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने, ये सब बातें तो हैं, इस पे करूंगा बात, लेकिन उत्तर प्रदेश के समाज में जो हो रहा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं जाना जाता है जहां 20वीं शताब्दी में कोई बड़े रिफॉर्मिस्ट आए हों। जो बड़ा आंदोलन था वो आज़ादी का आंदोलन ही था वहाँ पे। महाराष्ट्र की तरह, केरल की तरह, कर्नाटक की तरह, वहाँ ऐसे तमिलनाडु की तरह जो पेरियार का मूवमेंट हुआ, इस तरीके के मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, बहुत सारी संविधान यात्राओं पे मैं 3-4 साल पहले भी गया था, कोरोना के पहले भी, और मैं उस परिवर्तन को देख रहा था कि समाज में एक परिवर्तन हो रहा है। ये उसके पहले की बात है जब राहुल गांधी ने लाल रंग का संविधान उठा के प्रचार करना शुरू किया। उसके पहले वहां मैं संविधान यात्राओं में गया 2-3 बार, इलाहाबाद में और मिर्जापुर में और तमाम जगह पे। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के समाज में काफी कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कि मैं सितंबर-अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश गया था, और सितंबर-अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों पे आने के बाद मैंने आपसे कहा था, और यहाँ पे भी कहा था, कि बीजेपी अंडर 40 इज ए पॉसिबल प्रोजेक्ट। बीजेपी 40 के नीचे लाई जा सकती है, ये तभी दिख गया था। उत्तर प्रदेश के समाज में बहुत कुछ घट रहा है, और जो मीडिया में आता है, और एक खास किस्म के जो सर्वे वाले भाई साहब हैं, वो कुछ ना कुछ एक थ्योरी लेकर आते हैं, लाभार्थी योजना, और इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इस देश का जो गरीब है, जो निर्धन है, वो उसकी राजनीतिक चेतना नहीं है, वो दास मानसिकता का है। उसको 5 किलो राशन दे के खरीदा जा सकता है, नमक की थैली में बिकता है वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में देखें, चाहे विधानसभा के चुनाव में देखें, जो उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिले हैं, जहां की जनसंख्या ज्यादा आश्रित होगी 5 किलो राशन पे, वहां से बीजेपी हारी है। 50 सीटें विधानसभा में कम हुई थी, 34-35 सीटें पूर्वांचल में कम हुई थी, जिसको माना जाता है कि वो गरीब क्षेत्र है जी। तो ये कहना कि गरीब व्यक्ति की चेतना नहीं है, वो अपने अधिकारों को नहीं समझता है, वो 5 किलो राशन और आटे की थैली और नमक की थैली में बिक जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के समाज में बहुत कुछ हो रहा है। अयोध्या का फैसला जनता का मामूली फैसला नहीं है। हालांकि अयोध्या या फैजाबाद पहले भी ऐसा फैसला करते रहा है। उन्होंने बाबरी मस्जिद जब साल गिरी, उस साल भी जो है मित्र सेन यादव चुनाव जीत कर वहां से आए थे। एक बार वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। जब राम मंदिर आंदोलन के पीक पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था फैजाबाद अयोध्या से। तो उत्तर प्रदेश की गुत्थी जो है वो मुश्किल होती जा रही बीजेपी के लिए। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि देखिए, अभी जयशंकर जी बात कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य की। याद होगा कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी के अध्यक्ष वही थे प्रदेश के, और उनके साथ धोखा हुआ। धोखा क्यों हुआ? क्योंकि वो पिछड़ा समाज से आते हैं। उनको किनारे करके एक सवर्ण व्यक्ति को, और जो कि महंत भी हैं पीठ के, उनको बना दिया गया। ये बहुत गलत संदेश उस वक्त भी गया था। और बीजेपी के अंदर आप जितने भी आप देख लेंगे कि इस तरीके के जो भी नेता वंचित समाज से आते हैं, उनका करियर बीजेपी के अंदर नहीं बनता है।
चाहे उमा भारती हो, चाहे जो भी राम मंदिर आंदोलन के जो सबसे आखिर आगे की पंक्ति के लोग थे, वो गायब है सब। विनय कटियार गायब है, वो राम मंदिर आंदोलन उद्घाटन में भी कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए थे। तो इसलिए बीजेपी अब सोशल इंजीनियरिंग जो है बीजेपी का, जिसपे कि बीजेपी चुनाव लगातार जीतती रही, वो अब आउटडेटेड हो गया है। अब सोशल जस्टिस का जमाना है, और सोशल जस्टिस बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी लोगों को अधिकार देना नहीं चाहती है। उनके डीएनए में नहीं, उनकी विचारधारा में नहीं है। कभी नरेंद्र मोदी अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे, जितना भी संविधान दिवस मना लें वो अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। तो अब सोशल जस्टिस की चेतना अगर उत्तर प्रदेश में आएगी, तो उत्तर प्रदेश से अब लगातार आप देखिएगा कि नई लीडरशिप पैदा होगी, नया तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। अब BL संतोष जाते हैं बंद कमरे में, किससे क्या बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ का कौन बन जाता है, DGP कौन नहीं बन पाता है, ये सब चलता रहेगा। योगी और मोदी एक ही खाने के दो किरदार हैं। अगर वो पॉलिटिक्स ही आउटडेट होगी, तो वो दोनों को बराबर तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसके जितने MLA हैं, किसने किसको टिकट दिया, किसके अधिकारी हैं, वो थोड़े समय तक आप सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल रही है, और उस बदलती हुई राजनीति के लिए बीजेपी के पास कुछ सोल्यूशन अभी फिलहाल नहीं है। आगे कभी विचारधारा बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा हम कर रहे हैं, बीजेपी खासकर, और इसलिए उत्तर प्रदेश की क्योंकि अभी लगातार हलचल है और ये कहा जा रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ के ऊपर तलवार लटक रही है, उन्हें हटा दिया जाए। ऐसी चर्चा चुनाव के दौरान विपक्ष के लोग करते थे, और अब सत्ता पक्ष के लोग और बीजेपी के अंदर खाने भी ऐसी बातें होने लगी हैं। कितना दम है इसमें? और उस समय जब बीजेपी, देखिए बहुत मजेदार तथ्य है, जब विपक्ष चुनाव के समय संविधान की बात करता है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, लाल संविधान, ये वही है, मैं बार बार दिखाता हूं, ये वही लाल संविधान है जिसको राहुल गांधी लेकर हर मंच पे आते थे। ये वही लाल संविधान है और बहुत इंपॉर्टेंट संविधान है, और इसमें आर्टिकल 352 भी है। आर्टिकल 352 आप दोस्तों आप जानते हैं, जिसके तहत देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, और इसी संविधान के तहत घोषणा हुई थी, जिसको अब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसी संविधान को लेकर शपथ ग्रहण भी किया है तमाम लोगों ने, लेकिन अब वहां भी ओम बिरला साहब ने कह दिया है कि ये जय संविधान नहीं कहेंगे। खैर, वहां तक न जाते हुए जरा प्रोफेसर रविकांत जी के पास आना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण, संविधान की बात हो या बात योगी आदित्यनाथ के हटाने की हो। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल 21 दिनों के लिए निकलते हैं बाहर, जेल से बाहर आते हैं, और उनको अंतरिम जमानत मिलती है, और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। और इसके बाद ये एक पॉलिटिकल गलियारों में, सियासी गलियारों में ये चर्चा भी खूब आती है, होती है। लेकिन ये तमाम ऐसे मसले हैं जो अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। संविधान की बात करते करते आप संविधान हत्या दिवस पे आ जाते हैं। आप आपस में इतनी खींचतान होती है कि केशव प्रसाद मौर्य भरे मंच पर, मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कह रहे हैं कि याद रखिए, संगठन सत्ता से बड़ा होता है, सरकार से बड़ा होता है। ये बात कह रहे हैं, इसके कहने का क्या अर्थ है? बुलडोजर वाले बाबा बुलडोजर रुकवा दे रहे हैं। अभी बता रहे थे आप लोग ही, बुलडोजर की कार्रवाई रुकवानी पड़ी है। आखिर क्यों? इन सब चीजों को अगर जोड़ा जाए तो अंदर खाने क्या, अगर आप, चूंकि आप लोग हैं वहां पे, इसलिए भी आप तो बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, इसलिए भी समझना जरूरी है कि क्या सचमुच अंदर खाने उथल पुथल बहुत ज्यादा है, और क्या सचमुच चुनाव के समय जो बातें हो रही थीं वो बातें अब जल्दी से ही धरातल पर आते हुए हम देखेंगे। और अगर ऐसा है तो बीजेपी में यहां कई फाड़ होने जा रहा है, यह भी दिखाई देता है। फूट जो है वो धरातल पे आने वाली है, यह भी दिखाई देता है। क्या सही बोलूं, सही माना जाए इसको? देखिए राजीव जी,
मैं योगी जी के सेंटर में बैठा हूं और इस समय आप केशव प्रसाद मौर्य के सेंटर में। जी। अभी अभी खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और उनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब क्यों पहुंचे हुए हैं ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले एक सप्ताह से जो चल रहा है, पहले बीएल संतोष का आना और जो रिपोर्ट गई है लखनऊ से, अभी आपने बुलडोजर की बात की, उस रिपोर्ट में 3-4 बातें प्रमुख रूप से गई हैं। एक बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है, वो भी गई है कि योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने और खुद उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता को, किसी विधायक मंत्री को कोई तवज्जो नहीं। चुनाव के समय प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया बीजेपी का। एक और बड़ी जो संस्तुति गई है यहां से वो ये कि बुलडोजर की वजह से मुसलमानों में खौफ ज्यादा हुआ तो ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो गया। ये बीजेपी के हार के कारण में गिनाया जा रहा है। ये 2-3 बातें जो सामने हैं उसमें और भी चीजें हैं कि जैसे वो पूरा ठाकुरों की सभाएं हो रही थी, वो भी एक कारण में है, लेकिन वो लिखा नहीं गया। कुल मिलाकर के बीएल संतोष जो लेकर के गए हैं वो दस्तावेज है योगी आदित्यनाथ को हटाने का। उसके बाद जो कार्यकारिणी की बैठक होती है जिसमें 3600 लोगों ने शिरकत की, योगी आदित्यनाथ तो बोलते हैं कि 2027 में भी हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां लंगड़ी मार देते हैं कि जो संगठन है वो सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस बात की अटकलें चल रही थी, और राजीव जी धुआं तभी उठता है जब कहीं थोड़ा बहुत हो, बिना आग के धुआं नहीं है। अब ये कब होता है फैसला, ये तो तय हो चुका है कि योगी जी का जाना सुनिश्चित है और उसमें बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मैं जिस कारण को महत्वपूर्ण मानता हूं, जब क्षत्रियों के, राजपूतों के आंदोलन हो रहे थे, सभाएं हो रही थी, उस समय योगी आदित्यनाथ साइलेंट थे और नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाकर के खड़ा कर दिया था योगी जी ने। मोदी को यह कहना पड़ा था कि मेरे मुख्यमंत्री हैं वो, और हमसे आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को ज्यादा भीतर से जानते हैं, नरेंद्र मोदी को बखूबी जानते हैं। मोदी जी जितना अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं उतना ही अपने रकीबों का भी रखते हैं। दोस्ती भले ही ना निभा पाए लेकिन दुश्मनी वो जरूर निभाते हैं। ये बीजेपी के ही लोग कहते हैं और बहुत सारे पत्रकार भी कहते हैं। मुझे लगता है कि योगी जी का जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, और रिजल्ट जो आया उसने नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती और एक अकेला सब पर भारी सब खत्म कर दिया। इस समय 2-2 बैसाखियों पर चल रहे हैं। ये दिन किसने दिखाए? मोदी जी के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने। तो उनका जाना लगभग तय है। टाइमिंग क्या होगी? उपचुनाव के बाद जाएंगे, पहले जाएंगे, साल भर के बाद जाएंगे, संघ उसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है, इतना भर रह गया है। बाकी मुझे लगता है कि पटाक्षेप हो चुका है। दूसरी बात आपने कही थी संविधान को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश की बात तो वही है कि बहुत क्लियर कट होने जा रहा है और इसका फायदा डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को होगा, अखिलेश यादव को होगा, ओवरऑल इंडिया अलायंस को होगा। बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटौल शुरू हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि वो आरएसएस के नहीं। आरएसएस में यह है कि अब जो फैसला हुआ शिरोधार्य है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा नहीं है या वो कोई हल्के हैं, इतना बड़ा चुनाव जिता करके लाए इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन चौहान ये नहीं कर सकते थे क्योंकि सो कॉल्ड आरएसएस के संस्कार है।
योगी के पास हिंदू युवा वाहिनी के संस्कार हैं, यहां ऑफेंसिव खेलते हैं योगी। तो आप देखते जाइए उत्तर प्रदेश में होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, ये अंजाम तो अभी बहुत कुछ होने जा रहा है। रही बात संविधान की, अब इस पर भी मुझे लगता है कि जो हम सब लोग सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने कैसे कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कारण पैदा किए, वैसे ही संविधान हत्या दिवस आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है क्या? जो भी संविधान सभा में लोग थे, जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका अपमान नहीं है क्या? इनको कोई नहीं पड़ी है, क्योंकि न तो आजादी के आंदोलन में थे, उस समय भी दलाली कर रहे थे विशुद्ध भाषा में, माफिया मांग रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, और आजादी के बाद इन्हें कभी संविधान पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन इस पर भी मुझे लगता है कि इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हो सकता है कि लोग भूल जाते, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं अब लोग भूलने वाले नहीं। प्रशांत जी ने उत्तर प्रदेश को देखा है, जयशंकर जी ने भी देखा, अनिल सिन्हा जी का मुझे नहीं पता है कि वो उत्तर प्रदेश आए हैं कि नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने वो जमीन देखी है जो पिछले कम से कम 5 साल से चल रहा है। इसमें नो डाउट कि राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है उस पूरे चिंताओं को, उन समस्याओं को और उस कंसर्न को समेटने में। लेकिन लोगों ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ पूरा मन बना लिया था, राजीव जी, हालात तो यह है कि यही संविधान है और यही लोकतंत्र है जो लोगों को रोके हुए है। वरना 120 रुपए किलो टमाटर देख करके लोग क्या करेंगे बताइए मुझे। जिस आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही है, वो चौराहे से लौट करके घर जा रहा है, वो क्या करेगा? जो भूख से तड़प रहा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं, वो क्या करेगा बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके आरती उतारेगा क्या? क्या अमित शाह को मान ले कि साहब चालक हैं आप? उसे तो किसी अंबानी के घर में भोजन करने को नहीं मिलेगा। यहां तो सब पत्तल चाटने में लगे हुए थे एक तरफ से। ये तो नहीं मिलने वाला है ना उस आम आदमी को। तो वो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, योगी, कोई भी हो, आप बचा नहीं पाएंगे। ये जो हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, 352 का आपने जिक्र किया, राजीव जी आपसे ही कुछ सीख लें। कांग्रेस पार्टी को बाकायदा इसके लिए पूरे देश में कैंपेन करना चाहिए कि 352 क्या है, 352 को लागू करने की परिस्थितियां क्या है और 1975 में क्या परिस्थितियां थी, 2 साल के आपातकाल में क्या हुआ, वो जो गड़बड़ियां हुई थी उसके लिए शर्मिंदगी भी व्यक्त कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन मुझे तो याद आता है इंदिरा गांधी के तमाम भाषण, सुबह सुबह जब रेडियो पर अनाउंस होता था तो हरिजन आदिवासी, हरिजन आदिवासी, हरिजन आदिवासी शुरू यहीं से होता था। साहब दलितों का तो बड़ा उत्थान हो गया, पट्टे की जमीनें मिल गई। इसी आपातकाल में नौकरियां मिली हैं राजीव जी। जैसे आज बैकलॉग जिसको हम कहते हैं, उस समय भर्तियां हुई हैं बड़े पैमाने पर और वो नौकरियों वाले लोग आज वहां खड़े हैं। मैं उस दौर का नहीं हूं, लेकिन हमारे और तमाम लोग जो हमसे वरिष्ठ हैं वो उस दौर के हैं जब उनको नौकरियां, ये भी बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो फूंकते रहते हैं बार बार, एक्चुअली क्या है, इनको यही करना, ये अतीत की लकीर को पीट करके अब वो जो मरा हुआ है सांप उसको जिंदा करने में लगे रहते और लोगों को वो डसता है। दंगे भी होते हैं, नफरत भी है। इनका यही काम है। जिस आजादी के आंदोलन ने उस पूरे सांप को मार दिया था, इन्होंने उसको जिंदा करके उसमें
जहर एक तरह से जिंदा करके उसको छोड़ दिया है पूरे देश में। राहुल गांधी जिसको कहते हैं कि माचिस की देर है एक तीली की, क्या नहीं हो रहा है? अरे नोटबंदी में आतंकवाद खत्म, 370 खत्म, आतंकवाद खत्म, और ये क्या हो रहा है? इन कमबख्तों को शर्म हया कुछ नहीं है। वो वहां 20-25 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा हुआ था। ये कोई प्रधानमंत्री स्तर का आदमी बोल सकता है क्या? और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, और मैं कोई बहुत उस तरह का आदमी भी नहीं कि नहीं साहब हम संसदीय, कौन से संसदीय शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं साहब आपके लिए, कि जहां आपको भारत के सैनिकों की चिंता नहीं है और आप राष्ट्रवादी ये क्या आरती उतारने के लिए है क्या? आपने जहां देश को पहुंचा दिया है वो देश बहुत बुरी हालत में है। 80-82 करोड़ लोग जहां महीने के आखिरी में ये देखते हो कि साहब कब राशन आएगा। मैं देख रहा हूं बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कॉलरशिप खत्म, फीसें बढ़ा दी। देश कैसे बनता है? अंबानी अडानी की संपत्ति बढ़ेगी तो देश बढ़ता है क्या? देश बढ़ता है लोगों के बढ़ने से। तो राजीव जी ये परिस्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि आज बीजेपी को लोग समझ चुके हैं पूरे तरीके से। घबराहट इसीलिए है, ये पागलपन में कोई गॉड से ना हो जाए, वो जो पागलपन इस समय सवार है। राहुल गांधी जो ये इस तरह के लोग हैं, तो वो हमारी चिंता है। और मुझे लगता है कि देश एक बेहतर रास्ते की तरफ जा रहा है, एक नई दिशा की तरफ जा रहा है जी। उसमें उन तमाम लोगों का योगदान है। आने वाले वक्त में इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, तब लोग याद करेंगे, और डेफिनेटली उसमें आप तमाम लोगों का भी चिंतन होगा कि देश किन परिस्थितियों में था और कैसे लोग जोखिम लेकर के अपनी बात रख रहे थे। ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जी प्रोफेसर रविकांत जी, दो बातें यहाँ पे। एक, बिहार की गाड़ी जो है वो यूपी होके गुजरती है, तो अनिल सिन्हा जी यूपी आए हुए हैं और दिल्ली वाली गाड़ी जब बिहार जाती है तो वो भी यूपी होके ही जाती है। अगर बिना मुझसे, बगैर मुझसे मिले गए हैं तो मैं नहीं मानूंगा मेरी शिकायत है ये। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही राहुल गांधी की, माचिस, जरा उसको सुन लेते हैं, रिकॉल करना जरूरी है, फिर अनिल सिन्हा जी के पास ही जल्दी से आता हूं। माचिस, कैरोसिन छिड़क दिया गया है और एक माचिस की तिली की ज़रूरत है, ये बात राहुल गांधी ने कही थी, यहाँ नहीं बल्कि इंग्लैंड में कही थी। ज़रा उनकी उस बाइट को, उस इंटरव्यू के उस छोटे से अंश को ज़रा सुन लीजिए, और आज क्यों प्रासंगिक है। 2 साल पहले राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, आज क्यों ज़रूरी है ये सुनना, उस पर आगे हम बात करते हैं। सुनिए ज़रा। We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken. And we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen.
तो सुन रहे थे यहाँ पर साफ साफ राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया गया है, एक स्पार्क की ज़रूरत है, एक तिल्ली की ज़रूरत है, माचिस की ज़रूरत है, और इसमें कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और लोगों को एकजुट रखना, एक साथ लाना, ये कांग्रेस की भूमिका हो सकती है। इन सब पे बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन एक बात यहाँ और समझनी होगी, ज़रा इस चर्चा को उस तरफ, अब समय खत्म हो रहा है लेकिन ज़रूरी बहुत गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों से भी अनुमति चाहूँगा कि थोड़ा अपने विचार खुल के रखेंगे। अनिल सिन्हा जी, जयशंकर जी, जब राहुल गांधी लगभग 3 साल पहले ये बात कहते हैं, वो बात आज भी प्रासंगिक होती है। विपक्ष चुनाव के दौरान संविधान की बात करता है, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार संविधान को किस ढंग से आगे, और 75वीं वर्षगांठ अगले साल संविधान दिवस, और उसकी तैयारियां कर रही है सरकार। संविधान हत्या दिवस की भी तैयारियां हो रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इसकी तैयारियां, इसके बारे में विपक्ष ने जो कहा वो सब कुछ हो रहा है। क्या सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी क्या सबसे बड़े आज की तारीख में वो ब्रांड बन चुके हैं जिसके कारण परेशानी में बीजेपी है। आज एक और आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा होगा या एक खबर सुनी होगी, अमर्त्य सेन की खबर शायद सुनी होगी, आप लोगों ने देखी होगी। अमर्त्य सेन का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ बन गए हैं, और राहुल गांधी को जब वो पढ़ रहे थे तब भी उनसे इनकी मुलाकात थी, और एक ही कॉलेज के हैं दोनों, और उसी में ये प्रोफेसर हो जाते हैं। ये अमर्त्य सेन के बारे में आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में अमर्त्य सेन अगर राहुल गांधी पे बातें कर रहे हैं तो एक बात वहाँ और भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अभी तक उनकी जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की है, और इस भूमिका को बहुत ही उनको संजीदगी के साथ निभाना होगा, ये बात भी कहते हैं अमर्त्य सेन। और क्या यहाँ पर जो तैयारियां राहुल गांधी की हैं, और जो बीजेपी 4 जून के बाद से जो बीजेपी ने नहीं सोचा होगा, शायद अनिल सिन्हा जी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने ऐसा सोचा होगा कि ये दिन भी देखने होंगे कि 240 से नीचे आ जाएगी बीजेपी, और वहां पर अगर बीजेपी पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूमिका है। क्या यहां एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसीलिए बीजेपी के अंदर फूट की खबर लगातार आ रही है? अनिल सिन्हा साहब, देखिए इसको इस तरह समझिए। एक तो पहले जो राहुल गांधी का जो क्लिपिंग आपने जो दिखाई ना, उससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी कोई अनायास इस रोल में आ गए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अचानक एक वेल थॉट प्रोसेस के जरिए वो आए हैं, वो इसमें बात कर रहे हैं, वो जिन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां है कि जो चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, इंडियन सोसाइटी के सामने, इंडियन पॉलिटी मतलब इंडिया की जो पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति शासन व्यवस्था के सामने, उसकी बात कर रहे हैं। वो फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो रिलीजियस मतलब जो ये है क्या कहते हैं डाइवर्सिटी है, और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आया है, वो एक पूरा आपको पूरा पिक्चर दिखाई देता है इसमें। तो ये जो वो बोल रहे हैं कि एक पोलराइज सोसाइटी बना रहे हैं, वो एक वायलेंट सोसाइटी बना रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें फेडरलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, इंटरफेथ डायलॉग के लिए कोई जगह नहीं है। वो सोसाइटी वो बहुत हम लोग मतलब उसका जो आप सोचिए कि 3 साल पहले उन्होंने ये जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां धीरे धीरे डेवलप हुई है, जिसके बारे में हम लोग अवेयर हुए, वो पहले ही एंटिसिपेट कर रहे थे। तो एक तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कोई ऑल ऑन ए सडन उनका इमरजेंस हो गया है। ये था प्रॉब्लम क्या कि लोग जो है वो जो पप्पू वाली ब्रांड बन गई थी, उसकी वजह से लोग उसको पहचान नहीं रहे थे। राहुल गांधी इस रोल में, सीरियस रोल में पहले से हैं, जो बहुत सारे लोग हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को पहले से भी कहते रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है। दूसरा है क्या कि एक चीज जो 4 जून के रिजल्ट ने जो एक बड़ी चीज सामने दी है, वो 2 चीजें उन्होंने विपक्ष को दी। एक तो उन्होंने विपक्ष को एक ऑफिशियल विपक्ष के नेता का पद दिया लोकसभा में, जो बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है और वो एक रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन है।
और दूसरा है क्या कि उतनी पावर दी जिससे उनकी आवाज को आप दबा नहीं सकते। तो ये जो दो कॉन्क्रीट रिजल्ट दिए हैं, इसको मोदी जी नकारना चाहते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि उनके भाषण का, उनका पहले दिन से वो कोशिश करते रहे, बता रहे हैं ये कि ये 200 हमने तो जीत लिया है। ये इसीलिए कि ये जो दो चीजें जनता ने उनको दी है, एक बड़ी संख्या में उनको विपक्ष में संख्या दी है, और दूसरा कि लोकसभा में विपक्ष पद का नेता दिया, संवैधानिक पद उनके हाथ सौंपा है। तो ये जो कॉन्क्रीट है, जो पोजीशन, उसको वो नकारना चाहते हैं। और जो बीजेपी में आप खलबली दिख रहे हैं, देखिए आपने सब लोग अब यहाँ जानते हैं, जयशंकर जी को खासकर मैं कहूँगा कि 77 से बड़ी संख्या में एमएलए एमपी जीत करके आ जाना, बड़ी पार्टियां उनका अब जैसे जनता दल नाम की कोई पार्टी कहीं आपको दिखाई दे रही है? तो वो कितना बड़ा जनता पार्टी तो मतलब जो जयशंकर जी और देखे हैं या हम लोग देखे हैं, वो जनता पार्टी की कल्पना में आप बीजेपी उसके मुकाबले अभी भी नहीं पहुंच पाई है, जितना उनका मतलब समाज में भी पहुंच हो गई थी और जितनी संख्या में लोग जीत करके आ रहे थे, कुछ नहीं है। क्या है कि अगर आपके पास इश्यूज खत्म हो जाते हैं, आपके पास नैरेटिव नहीं रहती है, और इससे एक चीज साबित हो गया कि ये जो 10 साल था फरेब का, वो खत्म हो गया। ये मतलब हिंदुत्व में ये ताकत नहीं थी दिल्ली की सत्ता पाने की, लेकिन उसको मैनिपुलेट कर लिया, इसीलिए कि इंडिया गठबंधन नहीं था, एक नैरेटिव नहीं थी, विपक्ष बिखरा हुआ था। विपक्ष खुद ही उनको सत्ता में भेजा है, कांग्रेस ने भेजा है, ये मैं कहूंगा 2014 में, जो जिस तरह से उसने हैंडल किया पॉलिटिक्स को और आर्थिक नीतियों को। अब आप देखिए क्लैरिटी, अब लास्ट पॉइंट में आपको कहूंगा कि ये क्लैरिटी दिख रही है कि अंबानी के ये में न जाना गांधी परिवार के किसी सदस्य का या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का, वो एक मैसेज है कि इंडिया में जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं, जो भी चल रहा है, वो नहीं चलने वाला है, हम इसके विरोध में है। तो एक क्लियर कट जिसको कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल पोजीशन है ये, जो आप अंबानी कह नहीं गए। तो ये पोजीशन जो है, ये बहुत बड़ा मतलब ये है, नैरेटिव है और एक डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट है। यही कंटिन्यू करेंगे अगर कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी। अब मैं एक चीज खाली आपको कहूंगा कि हम लोग बेचैन हैं कि वो जो अमित मालवीय ने कहा उसके खिलाफ कांग्रेस को ज्यादा तेजी से आना चाहिए। मुझको लगता है कि रणनीति के तौर पर कांग्रेस भी एक तरह से मतलब लगता है सही ही है कि वो इनके नैरेटिव में नहीं जाना है। वो जो अपनी नैरेटिव क्रिएट की बहुत कोशिश इन्होंने लगातार की, आपातकाल को लेकर के नैरेटिव में फंस जाए कांग्रेस, उनसे लड़ने लगे, और क्या कहते हैं, आप कई तरह के आपने मुद्दे देखे होंगे, लेकिन वो मुद्दे नहीं चलते हैं। आपको याद होगा कि राम ये का टेम्पल का चल रहा था, तो क्यों नहीं आई कांग्रेस और ये, लेकिन उसमें फंसे नहीं राहुल गांधी या कांग्रेस। ये इनको अमित मालवीय को जरूर कोर्ट में जरूर घसीटना चाहिए, लेकिन इसके नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो बजट आने वाला है वो एक बहुत ही ये आज उसका हलवा बट रहा था, क्या कहते हैं, इनका हलवा पार्टी हो रही थी, निर्मला जी ने हलवा पार्टी हो रही थी। वो एक संकेत है कि कॉर्पोरेट को हलवा देने जा रहे हैं ये, और ये असली नैरेटिव बनने वाली है। तो इसको कैसे आप लड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। बीजेपी में अब कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, न नैरेटिव का स्ट्रेंथ है। इसको बिखरते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये ज्यादा लग रहा है अभी हम लोगों को बोलते हुए, थोड़ा संकोच भी हो रहा है, लेकिन मुझको दिख रहा है क्या कि वो ये संकोच करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। जी, संकोच की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो बातें पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने इसी मंच से कही हैं, जो बातें राहुल गांधी ने उधर कही हैं, जो बातें आप तमाम हमारे साथी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते आए हैं, वही सब तो अभी हो रहा है। 1977 की बात, 1975, 76, 77, 18 महीने इमरजेंसी, और उस दौर में क्या कुछ हुआ, कई बार जयशंकर जी से हम लोग सुन चुके हैं। और चूंकि जयशंकर जी खुद उस दौरान जेल में थे, तो इनसे बेहतर और कौन बताएगा। आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद भी आज के दौर और उस दौर में
अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर जी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग से बेहतर कौन बताएगा कि क्या कुछ था। लेकिन आज के लोगों को जो कुछ उस दौर के बारे में बताया जा रहा है, जिस ढंग से उसको बिल्कुल घालमेल कर दिया गया है, शरबत बना दिया गया है, अब क्या किया जाएगा। चलिए, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश रहती है कि जो सच्चाई है वो सामने लाया जाए। जयशंकर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, और उस समय आप याद कीजिए, और उस तरफ इशारा भी किया अभी अनिल सिन्हा जी ने, कि राहुल गांधी ने उस समय कहा कि कांग्रेस को एकजुट होने की ज़रूरत है, और कांग्रेस की ज़रूरत को इस काम की भी ज़रूरत है कि वो देश की जनता को एकजुट करे, उनको एजुकेट करे, और जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये बात राहुल गांधी लगातार कहते हैं, लेकिन हिंसा के लिए उकसाना, यही बात आप लोग भी कह रहे थे। अमित मालवीय ने ये आरोप कल उसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर ये आरोप लगाया है। लेकिन ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कब कब हिंसा के लिए उकसाते हुए नजर आए हैं नरेंद्र मोदी, जबकि वो संवैधानिक पद पे हैं और देश के गृह मंत्री। ऐसा बटन दबाना कि एहसास हो कि उसे फांसी लग रही है। कौन कह रहा था राजस्थान चुनाव के समय? तो ऐसी चीजें हैं जो हिंसा को उकसाती हैं। तो ये, इससे बचाव का एक ही रास्ता है कि देश की जनता जागरूक हो। लेकिन इन सब के बीच बहुत कुछ चल रहा है। जयशंकर जी, क्लोज कीजिए अपनी बातों से। नहीं राजीव जी, देखिए, अभी हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही, तो ये लोग बार बार जब आपातकाल की बात करते हैं, उस दिन भी जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि भाई, अगर संविधान की हत्या हो गई तो किस संविधान के तहत आप शपथ लेते हैं? किस संविधान के को बचाने की बात की जाती है? ये आप कह सकते हैं कि संविधान की हत्या के प्रयास, और प्रयास आपने किए हैं लगातार। देखिए, आपातकाल को कोई जायज नहीं ठहरा सकता है, ये बात तो तय है। इंदिरा जी ने भी बाद में कहा था कि वो कुछ गलत फैसले हुए थे। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा था कि आपातकाल एक गलत राजनीतिक फैसला था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। जैसे आपातकाल का विरोध, लेकिन आपातकाल के जितने भी खलनायक थे वो सब भाजपा के साथ रहे। आपातकाल के खलनायक कौन थे? संजय गांधी थे, उनकी विधवा मेनका गांधी बीजेपी में है, केंद्रीय सरकार में मंत्री थी। वरुण गांधी उनके पुत्र बीजेपी में है। बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी बनाए, इनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार चलाई, लगातार इनके साथ थे। विद्याचरण शुक्ला, विद्या बाबू भी भाजपा के साथ रहे। जगमोहन, जो तुर्कमान गेट कांड के सबसे बड़े जिम्मेदार थे दिल्ली में, वो जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उपराज्यपाल थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे। इस तरह से अगर नाम खोजना शुरू कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे खलनायक हैं। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मोदी जी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले अजित पवार को छोड़ेंगे नहीं। आदर्श घोटाले के जिम्मेदार अशोक चौहान की जगह जेल में होगी, और है कहां जगह? भाजपा में है, सरकार में है, उप मुख्यमंत्री बन गए उनके साथ, सांसद राज्यसभा में अशोक चौहान को बना दिया। तो जो कहते हैं उसका सीधा उलट। आप समझ लीजिए, आपातकाल का विरोध, लेकिन भाजपा शुरू से ही आपातकाल के खलनायकों को अपने साथ लेकर के चलती रही। आपातकाल गलत, आपातकाल के खलनायक सही, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बात एकदम सही कहा है आपने भी, जो दिखाया था कि इंदिरा गांधी ने तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, वो फैसला अलग भी हो सकता था, लोकतांत्रिक फैसला हो सकता था, लेकिन उन्होंने आपातकाल लागू किया, लेकिन संविधान सम्मत लागू किया, संविधान के प्रावधान के तहत लागू किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, बल्कि अतीत के वर्षों में भी मैं कह सकता हूं कि जनता, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था,
1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, आपातकाल के गर्भ से निकली हुई सरकार थी, और उसने पहला काम किया 9 राज्यों की चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त किया था। ये कौन सा लोकतांत्रिक काम था भाई जी। और बताऊं मैं आपको, मेरी जो अंतिम गिरफ्तारी जो जेल जाने की है, कि मतलब जिसमें हम जेल गए, बाकायदे हमको सजा हुई थी, वो हमारी जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी, इलाहाबाद में। मैं नैनी जेल में गया था, मुझे 17 दिन की सजा हुई थी। ये जनता पार्टी सरकार में हुआ। हमारे जेपी आंदोलन के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके पुराने जो मामले थे उस मामलों में गिरफ्तारियां हुई। ये सारे काम किए। मोदी जी ने काम बड़ा चालाकी के साथ किया। आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल को संविधान सम्मत रूप से लागू नहीं किया, लेकिन उसके सारे प्रावधान जो भी थे, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी में किया था, वो सारे काम इन्होंने अनौपचारिक रूप से करना शुरू कर दिया। कार्यपालिका को तोड़ मरोड़ के अपने साथ लिया। जब कैबिनेट सिस्टम को इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, पीएमओ पीएमआर से चलता था, वो आज काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कैबिनेट सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर को पता ही नहीं होता है, वित्त मंत्री को पता ही नहीं होता है कि देश में नोटबंदी लागू होने वाली है। कैबिनेट सिस्टम को खत्म किया। आज सारा कुछ पीएमओ से और पीएमआर से चल रहा है, पीएम रेजिडेंट से चल रहा है। तो वही जो इंदिरा जी ने किया, आपने किया। संसद में लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है 5 साल से। ये बात मैं बार बार चीख के कहता हूं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? संविधान में तो लिखा है ना कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। जितनी जुडिशरी है, उस समय भी कमिटेड जुडिशरी की बात करते थे लोग, आज आप भी वही काम कर रहे हैं। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को सुप्रीम कोर्ट का जज इस सरकार ने बनाया। कभी कोई सोच सकता है क्या? मैं जब उस खबर को लिख रहा था अपने अखबार के लिए, तो हमारे अखबार के मुख्यालय से कहा गया, अरे भाई तो आरएसएस के आदमी है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ। जिस जज ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद से लेकर के बाकी मामलों में जो मोदी जी अमित शाह जी को टूट मिलने वाले फैसले किए, उनको आपने राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। जो हाईकोर्ट के जजेज हैं, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का जज जो सिटिंग जज है, वो छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है। तो जज के रूप में उसने क्या क्या फैसले किए होंगे? मध्य प्रदेश में तो जुडिशरी को, मध्य प्रदेश के भी अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में अभी गए हैं मध्य प्रदेश में। तो आप सोचिए कि मतलब जुडिशरी को कितना कंट्रोल करने की बात है। ये सारे हो रहा है। पत्रकारिता तो पहले ही से घुटना टेक है। इमरजेंसी में भी आडवाणी जी बार बार कहते थे ना कि वो घुटने टेकने के लिए कहा था, लोग रेंगने लगे थे जी। आज तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सही, सिर्फ सेल्फी से ही हमारी पत्रकारिता खुश हो जा रही है। और जिस ढंग से जो ये काम हुआ है, इंडिया टुडे ने किया है, जो राहुल कमल ने जो किया है, वो शर्मनाक है। वो जी, मुझे कई बार शर्म आती है कि मैं इसी इंडिया टुडे हाउस में काम कर चुका हूं, इसी पत्रिका में, इंडिया टुडे पत्रिका में काम कर चुका हूं मैं। हमने वो दौर भी देखा है। हमने उसी दौर में इंडिया टुडे पत्रिका में ही अयोध्या के साधुओं के बारे में लिखा था, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये इंडिया टुडे ने छापा था उसको। वो इंडिया टुडे आज क्या उसकी हालत हो गई। तो ये सारा है। मतलब आप आपातकाल के प्रावधानों को अनौपचारिक रूप से लागू कर रहे हैं। यूएपीए जैसा खतरनाक कानून तो इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया था। पीएमएलए जैसा खतरनाक कानून तो इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया था, जिसमें बिना चार्जशीट के आप किसी मुख्यमंत्री को उठा के गिरफ्तार कर सकते हैं। चार्जशीट ना है, आप महीनों जेल में बंद करके रखें, कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि आपने पीएमएलए एक्ट में ऐसा कुछ प्रावधान जोड़ दिया है। तो ये सारे काम मैं कह सकता हूं कि आज अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। हमको उम्मीद थी कि जो 240 सीटों पे सिमट के रह गई है भारतीय जनता पार्टी, और उसका एनडीए अलायंस भी जो है वो भी 300 से नीचे रह गया है, तो इनको शायद सबक मिलेगा और उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा जी। वही पुराना रवैया, वही पुराना ढर्रा, एकाधिकारवादी तरीका कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। भाई, हैदराबाद में भाषण किसने किया था कि अडानी और अंबानी के यहां से टेम्पो में भर भर के रुपए ले जा रहे हैं।
और अंबानी के साथ दावत में आप चले गए ना, तो कितने टेम्पो ले गया वहां से, ये बताना चाहिए जी। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, असल में ये तो बहुत अनंत कथा है, इस पर कभी हम लोग और चर्चा करते ही रहेंगे, बिल्कुल। निकट भविष्य में भी करेंगे। लेकिन यह है कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। जैसे हमारे किसी मित्र ने कहा ना कि वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड दो, मैं आपसे बताऊं, गुजरात की हालत इन लोगों ने ऐसी बना दी है कि पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि साहब मुस्लिम बस्तियों में जाना नहीं है, मुस्लिम दुकान से सामान नहीं खरीदना है, मुस्लिम फल वाले से फल नहीं लेना है, सब्जी वाले से सब्जी नहीं लेना है, हेयर कटिंग सैलून में नहीं जाना, उसके सैलून में नहीं जाना है। पूरे अहमदाबाद में 3 स्टार होटलों में भी आपको मनपसंद खाना नहीं मिल सकता है। मांसाहार के अगर आप शौकीन हैं, मांसाहारी है, तो आपको मांसाहार खाने के लिए आपको मुस्लिम बस्ती में जाना पड़ेगा। ये हालत है, 3 स्टार होटलों तक में नहीं है, किसी भी सरकार के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में व्यवस्था नहीं है। जो मार्केट है, अगर हम बता रहे हैं, हमारा खुद का अनुभव है, हमारे साथी मित्र जो थे साथ में, हम उनके साथ जाना चाहते थे कहीं पे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब वहां तो नहीं जाते हैं, छोड़िए वो सब तो उन लोगों की दुकानें हैं, वहां हम लोग नहीं जाते। ये माहौल बना दिया अपने देश का, इस माहौल तो ये बारूद तो आपने बिछा दिया। जो राहुल गांधी कह रहे थे लंदन में, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, पूरे देश भर में आपने फैला तो दिया है, लेकिन यह है कि अब उसी में से लोग निकल के आने लगे हैं, लोग अब समझने लगे हैं। जैसे अब कई महिलाओं को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वहां उत्तर प्रदेश में कि साहब हमने तो 14 में भी वोट दिया था, 19 में भी वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है। इस तरह का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। तो लोग अब उससे माया जाल से निकल के आने लगे। लोग अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको इनके हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नफरती एजेंडे से तुलना करने लगे, और लोगों को लगने लगा है कि 10 साल में इस आदमी ने सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की बात करी है, काम कुछ भी किया ही नहीं है। न तो कहीं, अब बताइए, अभी 2-4 दिन पहले ही बोल दिया कि साहब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। तो 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला तो उनके लिस्ट बता दो ना भाई, आपके पास तो सरकार है, सरकार के पास आंकड़े होंगे, एक बार जारी कर दीजिए कि 8 करोड़ लोग हैं, इनको रोजगार मिला है जी। तो लेकिन यह है कि इसके खिलाफ अब राहुल गांधी जिस ढंग से सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं, वो उत्तेजित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी में यह है कि हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम बातचीत में लोग हो जाते हैं, लेकिन वो उत्तेजना के शिकार नहीं होते। जिस तरह से स्मृति ईरानी पर जो कटाक्ष हो रहे थे, जो बयानबाजी हो रही थी, उस पर उस आदमी ने जो बयान दिया राहुल गांधी ने, वो उनकी बहुत ही परिपक्व राजनेता की छवि को निखारता है, निखार के सामने रखता है, और यह साबित करता है कि वो आदमी बहुत ही गंभीरता से अपने सूझ के साथ बहुत गंभीर है। चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे वो सेकुलरिज्म का मामला हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ मामला हो, इन सारे इश्यूज पे उसका दिमाग एकदम क्लियर है। और तय है कि ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग छपेंगे, रहेंगे, आएंगे जाएंगे, वो सब होता रहेगा, लेकिन राहुल गांधी अपने मुद्दों से डिगने वाला आदमी नहीं दिखाई देता है, कम से कम आज की राजनीति में दिखाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे इस पूरी चर्चा के दौरान, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या योगी आदित्यनाथ की बात हो, नरेंद्र मोदी की बात हो या केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, चाहे उधर शरद पवार की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो। बहुत सारी बातें हमने की और इस चर्चा में यही समझने की कोशिश की 4 जून के बाद से आखिर क्या कुछ बदला है। बदलाव सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी के अंदर खाने बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए जयशंकर जी आपका, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिद्धि कपूर जी हैं, इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू डीबी लाइव टीम एंड राजीव जी। माई 75 ईयर्स ओल्ड मदर इज़ ऑल्सो योर बिग फैन। रिद्धि कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी मदर का आशीर्वाद बना रहे, और बहुत बहुत